अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुशामदीद। सबसे पहला जो सवाल है वो सादिया बेग की तरफ से है। उन्होंने पूछा है कि फाइज़र वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल साइनोफार्म के मुकाबले में कैसे हैं। उन्होंने सुना है कि अमेरिका में फ़ाइज़र लगने के बाद लोगों को काफ़ी दिनों तक जिस्म में दर्द और बुखार चलता रहा है। तो क्या फ़ाइज़र के जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी एस्ट्राज़ेनेका की तरह बड़े सीरियस हैं। सादिया, ये आपका बड़ा मुनासिब सवाल है क्योंकि आजकल फ़ाइज़र के बारे में जो इज़राइल और जो बरतानिया है और उसके अलावा अमेरिका ख़ास तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इज़राइल और अमेरिका में ही लगी है फ़ाइज़र की वैक्सीन, तो वहाँ से अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो जो इब्तदाई तौर पे कोई भी अच्छी वैक्सीन आप किसी को लगती है, यानी जो भी वो वैक्सीन जो आपके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा काम करवाएगी, तो पहले 3 से 4 दिन आपको जिस्म में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है, मतली भी हो सकती है, लेकिन ये 3 से 4 दिन में चला जाता है। लोगों को हम आमतौर पर कहते हैं कि आप रेस्ट करें, आप पानी ज़्यादा पिएँ और पैरासीटामोल ले लें अगर आपके जिस्म में दर्द या बुखार है। लेकिन अब एक चीज़ सामने आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त, इसलिए मैंने कहा कि आपका सवाल है कि इन मुल्कों में जहाँ पे फ़ाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, वहाँ पे ये देखा गया है कि जवान मर्दों में, यानी यंग और मेल जो है ना, उनके अंदर मायोकार्डाइटिस का प्रॉब्लम सामने आ रहा है। कुछ लोगों में मायोकार्डाइटिस क्या होती है, मायो हम कहते हैं मसल को, कार्ड हमेशा कहते हैं हम हार्ट को, और आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन, कि दिल के पट्टों की जो सोजिश है उसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस। जवान लड़के जिनको वैक्सीन लगी उनमें मायोकार्डाइटिस के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। तो इनमें चेस्ट पेन होती है आमतौर पे लोगों को, और उसकी इसीलिए कहा जाता है वहाँ पे कि फ़ाइज़र अगर आपको लगी है यंग मेल को, तो वो ज़्यादा सख्त किस्म की एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि जब ये लोग सख्त एक्सरसाइज करेंगे तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि उनको जो खून की ज़्यादा सर्कुलेशन चाहिए होगी, जिसकी वजह से दिल ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, और पहले ही उसको सोजिश हुई होगी, इन्फ्लेमेशन हुई होगी उसके उन्हीं पट्टों की, जिनकी मदद से ये कॉन्ट्रैक्ट करके सुकड़ के ये पूरे जिस्म में खून सप्लाई करता है। तो फिर खुदा ना खास्ता दिल का जो रिदम होता है, यानी जो हमारे दिल की इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, वो डिस्टर्ब होगी, अरिदमिया होगा और इनको नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट फ़ाइज़र का सामने आ रहा है। ये इनफैक्ट ये सिर्फ फ़ाइज़र का नहीं, ये मॉडर्ना का भी है, लेकिन अभी फ़ाइज़र पे ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि इसराइल में बहुत ज़्यादा फ़ाइज़र यूज़ हुई थी, तो उन्होंने तो खसूसी तौर पर, और अमेरिका और UK में भी ये बताया जा रहा है कि जो मायोकार्डाइटिस है, चेस्ट पेन का इशू है, तो वो तमाम लोग जिनकी उम्र कम है, वो मर्द हैं, उनको अगर फ़ाइज़र लगती है तो वो पहले कुछ दिनों में 1 से 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल सख्त किस्म की एक्सरसाइज ना करें, और अगर उनको चेस्ट पेन होता है तो वो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आमतौर पे जो मायोकार्डाइटिस होता है कि ना सिर्फ ये कि हमारी जो ECG होती है जो हम करवाते हैं तो उस पर इसका पता चल सकता है, बल्कि एक ब्लड का टेस्ट होता है जो दिल के एंजाइम होते हैं, ट्रोपोनिन जिनको हम कहते हैं, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I, उससे पता चल सकता है। और फाइनली हम दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। एको का मतलब होता है कि ये जैसे आप कोई आवाज़ निकालते हैं और फिर आवाज़ पहाड़ी इलाके में और फिर वापस आके टकराती है। कार्डियो दिल को कहते हैं, ग्राफी तस्वीर को, यानी ये अल्ट्रासाउंड की एक ऐसी टेक्निक है जिसकी रेज जाती है नीचे, अल्ट्रासाउंड की साउंड्स नीचे जाती हैं और फिर वापस आके वो एक प्रिंट की शक्ल में एक तस्वीर बनाती हैं जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो उससे पता चल सकता है कि दिल के जो पट्टे हैं वो मजबूत हैं या उनको में कमजोरी हुई है, उनमें नुकसान हुआ है। तो सादिया, उम्मीद है आपके इस सवाल का जवाब मिला होगा कि अगरचे एस्ट्राज़ेनेका के तो बहुत साइड इफेक्ट हैं, खासतौर पे जो क्लॉटिंग का इशू लेके तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ इस वैक्सीन के बारे में, लेकिन ये कि जो फ़ाइज़र है, पहली दफ़ा इसके मायोकार्डाइटिस के जो कुछ केसेस हैं वो जवान लोगों में, मेल जो हैं उनमें सामने आ रहे हैं। तो जैसे जैसे इस पर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूँगा। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो अरसलान अहमद साहब की तरफ से है कि उनका जो क्वेश्चन है उसको पूरे डिटेल में मैंने पढ़ा है। यानी उन्होंने जो रिवरॉक्साबेन पे मैंने वीडियो बनाई थी, जो खून पतला करने वाली दवाई है, कि जब वो ज़्यादा डोज यानी 20 मिलीग्राम पर डे दी जाती है काफ़ी दिनों के लिए, ख़ासतौर पे उन जगहों पे जहाँ पे ना देना भी ज़्यादा बेहतर है, तो फिर ब्लीडिंग के डर होता है कि ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कोई भी इस तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। और मुझे इस वीडियो बनाने के बाद 1-2 हॉस्पिटल से, ख़ासतौर पे एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे मैंने भी हमेशा काम किया पहले, तो वहाँ के जो एक डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे 2-3 जो CT स्कैन भेजे, और बदकिस्मती से उनका यही कहना था कि ये वो लोग थे कि जिनमें शायद क्लॉटिंग का रिस्क कम था, लेकिन जब उनको ज़्यादा डोज में रिवरॉक्साबेन दी गई तो अब इनको ब्रेन हैमरेज हुए हैं। उन्होंने मुझे CT स्कैन भी मेरे साथ शेयर किए थे, जाहिर है वो अमानत है उनकी, तो मैं वैसे जिक्र कर रहा हूँ कि ये केसेस होते हैं। तो अरसलान जो है वो अपने वालिद साहब का केस यही डिस्कस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन का वो केस है। पैरोक्सिस्मल होता है कि जो
पैराग्जिज्म होते हैं, यानी अटैक होता है, ठीक हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम वो नॉर्मल रहेंगे, कुछ अर्सा नॉर्मल रहेंगे और फिर ये वक्फे से अटैक होते रहते हैं। और एट्रियल फिब्रिलेशन का मैंने कहा था कि ये दिल की धड़कन की बेतरतीबी होती है। तो वो ले रहे हैं यही जो रिवरॉक्साबेन, लेकिन 15 मिलीग्राम रोजाना वो लेते हैं और साथ वो एक बीटा ब्लॉकर है सोटालोल, वो लेते हैं 40 मिलीग्राम में। तो उनका ये पूछना है कि क्या फिर उनको चेंज करनी चाहिए दवाई। पहली तो बात है अरसलान कि आपके वालिद साहब तो परफेक्ट कैंडिडेट हैं कि उनको ये दवाई दी जाए। दूसरा ये कि वो डोज मुनासिब ले रहे हैं 15 मिलीग्राम, क्योंकि ये जो रिवरॉक्साबेन है ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 का इनहिबिटर है। इससे पहले जो हम देते थे जैसे वारफरिन है तो हम INR को मॉनिटर करते थे, इसके अलावा हम APTT हम मॉनिटर करते थे, जैसे APTT को हम मॉनिटर करते हैं हेपरिन देते हुए। लेकिन रिवरॉक्साबेन के साथ इशू ये है कि हम एक्टिवेटेड फैक्टर 10 को मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आमतौर पर नहीं किया जाता लेबोरेटरीज के अंदर मेजॉरिटी केसेस में। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा फिर जहन में रहता है कि क्या इनको खून पतला करने वाली दवाई देनी चाहिए या नहीं। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि इनको दवाई मुनासिब मिल रही है, दोनों जो दवाइयां हैं वो ठीक मिल रही हैं। क्योंकि जब किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेट कंट्रोल और एक होता है रिदम कंट्रोल। रेट कंट्रोल के लिए आपके वालिद साहब को वो बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं सोटालोल, लेकिन जो रिदम कंट्रोल होता है, अगर किसी की उम्र ज्यादा हो तो हम रिदम कंट्रोल की तरफ नहीं जाते, बल्कि खून पतला रखते हैं और रेट को कंट्रोल रखते हैं। ये बड़ी डिटेल की बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोविड के बाद मैं इस पर काफी वीडियोज बनाऊंगा और ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन बीमारियों के बारे में भी पता चले, क्योंकि अभी इस डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहता। लेकिन जो आपके वालिद साहब को ट्रीटमेंट मिल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक यंग लड़का है और उसको, या एक ऐसा शख्स है जिसको कोविड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है उसको क्लॉटिंग का भी कम प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब उनको किसी ऐसी दवाई पर डाला जाता है, रिवरॉक्साबेन 20 मिलीग्राम एक दिन में देते हैं, तो उसमें फिर जो हेमरेज का रिस्क है, जिस तरह मैंने 2-3 केसेस का जिक्र किया कि जो टर्शरी केयर के एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे जिनकी रिपोर्ट्स भेजी, तो उनका भी यही कंसर्न था कि लोगों को बताया जाए कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक दफा कोविड हुआ है तो आप ब्लाइंडली जो है वो बहुत ज्यादा डोज लें। आप कम डोज पे भी अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि वो दें। तो इसके अलावा जो अरसलान, आपके वाले साहब को सही ये दवाई मिल रही है। हमारे पास ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन का, क्योंकि ये एट्रियल फिब्रिलेशन को मैनेज किया जाए। फिर हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं कि मेज प्रोसीजर है। तो मैं जब भी इंशाल्लाह एट्रियल फिब्रिलेशन पे बनाऊंगा कभी दोबारा वीडियो, क्योंकि पहले मेरी इंग्लिश में मेन चैनल पे हैं इसके टॉपिक के ऊपर, तो मैं जरूर ये तमाम तरीकों का जिक्र करूंगा कि जिससे हम एट्रियल फिब्रिलेशन को हम मैनेज कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू या इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन के थ्रू या फिर दवाइयों के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम इस सवाल का जवाब मिला होगा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल है मोहम्मद आसिफ साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि चाइना की वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद क्या एंटीबॉडीज बनती हैं। आसिफ, कोई भी दुनिया की जो वैक्सीन है उसकी जो पहली डोज लगने के बाद किसी हद तक एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होती। हमारे जो टेस्ट हैं, फर्ज करें कि वो जो डिटेक्ट करते हैं या तशखीस करते हैं कि एंटीबॉडीज बनी हैं या नहीं, तो वो इस लेवल पे करते हैं। लेकिन पहली डोज लगने के बाद अक्सर जो है वैक्सीन्स लगने के बाद उनकी कम लेवल पे बनती है, और चाइनीज की हो सकता है उससे भी कम बनती हो। लेकिन किसी भी तरह जो पहली डोज होती है, मैं उन वैक्सीन्स की बात कर रहा हूं जो 2 डोज वाली वैक्सीन है, तो पहली डोज का मकसद किसी भी तरह ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बनाना होता, बल्कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको प्राइम करना होता है। प्राइम करने का मतलब है कि पहले अगर इम्यून सिस्टम बिल्कुल नावाकिफ है आपके यानी इस वायरस से, तो सबसे पहले उससे तारुफ करवाया जाता है, ताकि थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज भी बन जाएं और ये भी देख लिया जाए कि कोई खुदा न खासा रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। दूसरी डोज होती है जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाया जाने की हम तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि वो वक्त होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम आप इस वायरस को पहचानता है, इसके इस हिस्से को पहचानता है, और जैसे ही वो दोबारा डोज लगती है तो वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता है, क्योंकि याददाश्ती सेल बन चुके होते हैं पहली डोज के नतीजे में, मेमोरी सेल बन चुके होते हैं पहली डोज के नतीजे में। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं कि वो तमाम लोग जिनको पहले कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी होती है, जब उनको पहली डोज ही लगाते हैं तो उनकी इतनी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि अक्सर लोगों को कहा जाता है कि बेशक आप दूसरी डोज भी ना लगवाएं। तो इससे आपको समझ आ चुकी होगी कि पहले जब इन्फेक्शन होती है तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो प्राइम हो चुका होता है, वो उसके अंदर याददाश्ती सेल बने हुए होते हैं। तो जैसे ही पहली डोज लगाएंगे ऐसे लोगों को कि जिनको पहले कोरोना से वो निकले हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम इतनी तैयारी कर लेता है, इतनी एंटीबॉडीज बना देता है कि दूसरी डोज जब लगाई जाती है तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो पहली डोज के बाद बनती है एंटीबॉडीज, लेकिन मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहली डोज
के बाद आप अपनी एंटीबॉडीज मत चेक करवाएं। कुछ दोस्त करवाते हैं क्योंकि सब में तजस्सुस होता है, लेकिन अगर नहीं भी बनी एंटीबॉडीज तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत हो। दोस्तों अगला जो सवाल है वो हुसैन मेमन साहब की तरफ से है। वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब तो दें, मैंने हैदराबाद में भिटाई हॉस्पिटल है कोई, वहाँ से 11 मई को उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। फर्स्ट डोज मुझे कौन सी वैक्सीन लगी है उन्हें मालूम नहीं है, जो कार्ड दिया गया है इस पर भी वैक्सीन का नाम नहीं लिखा गया। उनके सवाल का जवाब देते हुए एक अली हादी साहब हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप निम्स की साइट खोलें, nims.nodra.gov.pk, और उस पर खुलेगा पेज जिसपे होगा कि वैक्सीन के मनफी असरात के पेज होंगे, और अगर आप उसको खोलते हैं तो आपको वो एक आईडी नंबर मांगेंगे और फिर आपका इशू पूछेंगे, तो आप उनको बता देंगे कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगी है, तो वो आपको बता सकते हैं। अगर ये साइट खुल जाती है तो ठीक है, लेकिन बाज़ वक़्त क्योंकि ये साइट नहीं खुलती तो उस सूरत में फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप उस वैक्सीनेशन सेंटर पे वापस जाएं, अपना वो कार्ड लेके, और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आपको हर सूरत ये जानना है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, और ये आपको बताएंगे वो, क्योंकि जाहिर है अगर वो आपको ऑनलाइन बता सकते हैं तो वो आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे भी बता सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। अगर तो साइट खुल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर साइट नहीं खुल पाती तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है कि आप खुद वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, कार्ड लेके जाएं और उनके रिसेप्शन पे जाएं, लगाने वाली जगहों पे मत जाएं, रिसेप्शन पे जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है। दोस्तों अगला जो सवाल है वो इफ्तिखारुल हक की साहब की तरफ से, और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। उन्होंने पूछा है कि ये बताएं कि वो लोग जिनको पहली डोज लगने के बाद कोरोना हो गया हो तो क्या उनको दूसरी डोज लगवानी चाहिए रिकवर होने के बाद? इफ्तिखारुल हक साहब ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा क्या एडवाइस है, मेरी एडवाइस है कि वो लोग जिनको पहली डोज लगी है और उसके बाद उनको कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है और जब वो उससे रिकवर हों तो उसके रिकवर होने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद वो कोशिश करें कि अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएं अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और अगर उनकी एंटीबॉडीज अच्छी खासी बनी हुई हैं तो उनको फौरी तौर पे सेकंड डोज लगवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो 3 या 4 महीने के बाद अगर मुनासिब समझे तो उसको एज ए बूस्टर लगवा सकते हैं। क्योंकि अभी तक की स्टडीज ये बताती हैं कि वो लोग जिनको पहले कोविड हो चुका हो तो जब उनको एक डोज भी लगे तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि किसी को पहले वैक्सीन लगी एक डोज, उसके बाद उनको कोविड हो गया, तो फिर उनको दूसरी डोज लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, या कब लगनी चाहिए? तो इसमें मैं काफ़ी क्लियर हूं कि जो भी शख्स रिकवर होता है उनको रिकवर होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद अपनी एंटीबॉडीज चेक करवानी चाहिए अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन, और अगर उनका लेवल अच्छा खासा बना हुआ है तो फिर फौरी तौर पे सेकंड डोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। ये आप कर सकते हैं कि अपनी सेकंड डोज को फिर डिले कर लें 3 महीने 6 महीने, ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो सके उस सेकंड डोज का भी। दोस्तों आज का जो आखिरी सवाल है वो इरफान मेहदी साहब की तरफ से, और ये आखिरी सवाल इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सवालों के जवाब देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वो बोरिंग हो जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे मैं बनाता रहूं ये सवाल जवाब की भी वीडियोस आजकल। तो इरफान मेहदी साहब ने क्वेश्चन ये किया कि डॉक्टर साहब एस्ट्राजेनेका के बारे में तफसील से वीडियो बना दें और खुलासा भी कर दें कि लगवानी चाहिए या नहीं, और क्या गवर्नमेंट फ्री में स्पुतनिक या चाइनीज़ वैक्सीन लगा रही है या नहीं। इरफान इसके बारे में तो खुलासा बड़ा क्लियर है मेरा कि एस्ट्राजेनेका नहीं लगनी चाहिए पाकिस्तान में। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। पूरी दुनिया में क्या सोचा जाता है कि जो रिस्क है वो कम है और फायदे बहुत ज्यादा हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से कि एस्ट्राजेनेका का फायदा ज्यादा है, रिस्क कम है, लेकिन जिन लोगों को बदकिस्मती से ये रिस्क है या जिनकी जान जाती है वो लोग हैं जो यंग हैं, फीमेल हैं, जिनको अगर कोविड हो अगर आम जिंदगी में तो उनको नुकसान ना हो। तो ये सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है कि इस चीज को लाजमी समझना चाहिए कि क्यों कुछ लोगों की जान जाए एक ऐसी वैक्सीन से कि जिसके ना लगने से उनको ज्यादा नुकसान नहीं है बनिस्बत लगने के। उसके अलावा मैं इस पे पहले अगरचे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अब मैं पहले इसलिए डिटेल में इस पे बात नहीं करता था एस्ट्राजेनेका क्योंकि पाकिस्तानियों को ये नहीं लग रही थी, लेकिन जब से ये लगना शुरू हुई है तो मैं इस पे बात करता रहता हूं कि मैंने इस पे डिटेल में वीडियोस भी बनाई हैं कि ये बेसिकली एडिनो वायरस वेक्टर है। इसके अंदर ये जो चिंपैंजी होता है उसका जो उसको फ्लू करने वाला जो वायरस है उसको इस्तेमाल किया था, लेकिन इस पे मैं दोबारा डिटेल में कोई वीडियो बना दूंगा क्योंकि अब फिर पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारे सवाल पूछते हैं एस्ट्राजेनेका के बारे में। और पाकिस्तान में जो स्पुतनिक वी तो फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन जो चाइनीज़ वैक्सीन है जैसे साइनोफार्म है या कोरोना वैक है वो फ्री में ही लग रही हैं। और इसी तरह से बहुत जो खुशी की खबर है जो आज मैंने अपने मेन चैनल पर जिसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ही जो कैन साइनो की वैक्सीन है उसको
उसको वाइल्स में डाला है, उसकी फिलिंग की है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये फिलिंग हो रही है, तो पाकिस्तानियों को ये फ्री मिलेगी। और ये उम्मीद यही है कि बहुत तेज़ी से अब लोगों को जब ये वैक्सीन लगेगी, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम हैं, जिसके कैंसाइनो के इसके ट्रायल भी पाकिस्तान में हुए हैं, तो फिर बहुत जल्द हम इस पेंडेमिक पे काबू डाल लेंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवालात और ये थे उनके जवाबात। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।